हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि एमपीसीजे का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। साथियों उसी को लेकर के मैं आज आप लोगों के लिए इंडियन पेनल कोड लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन पेनल कोड एक मेजर एक्ट है और इस मेजर एक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो साथियों आपको मैं एक इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं। इससे पहले भी मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए शेयर किया है, उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक एक प्रोविजंस को डील करने का काम किया है, एक एक प्रोविजंस को मैंने आपके सामने डील किया है। साथियों उसी को ध्यान में रखते हुए फिर आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन पेनल कोड लेकर के आया हूं और ये जो पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ये बाइलिंगुअल है। बोथ लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे मटेरियल मिलने वाला है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहले देख लीजिए कि ये इंडियन पेनल कोड है और आज जो मैं आपके सामने पार्ट लेकर के आया हूं साथियों, ये पार्ट नंबर फर्स्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं इंडियन पेनल कोड का। अब हम इसको देखते हैं और एक एक चीज एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर जगह से बेसिक से भी आपके एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करेंगे तब आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिलता रहेगा कि किस टाइप के किस नेचर के आपसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करना चाहेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? तो इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे तो पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूं कि साथियों जब हम इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं तब हम लॉर्ड मैकाले साहब को जरूर याद करते हैं, क्योंकि जो भी किया धराया काम है अगर हम इंडियन पेनल कोड के दृष्टिकोण से देखते हैं तो लॉर्ड मैकाले साहब के ही द्वारा किया गया है। लॉर्ड मैकाले जो कि हेड थे, क्या थे साथियों? लॉर्ड मैकाले साहब हेड थे। इनके साथ 3 अदर मेंबर थे, मैक्लियोड, मिलेट एंड एडरसन साहब। तो इन्हीं लोगों के द्वारा मिलकर के हमारे पूरे के पूरे इंडियन पेनल कोड को ड्राफ्ट किया गया था। अगर हम संहिता का पूरा नाम बताएं, हम आईपीसी का अगर पूरा नाम आपसे बताना चाहें तो इस आईपीसी का पूरा नाम है साथियों भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से इसको जाना जाता है। और कहीं कहीं आपसे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड इसका एक्ट नंबर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर हम इंडियन पेनल कोड पढ़ रहे हैं, अगर हम भारतीय दंड संहिता पढ़ रहे हैं तो भाई ये भी बता दो कि ये किस एक्ट नंबर को ये मानता है। तो इसका जो एक्ट नंबर है साथियों, तो इसका 45वां नंबर का, ये 45वां नंबर का, 1860 में ये 45वां नंबर का एक्ट बनाया गया था। सबसे पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए। अब आइए हम यहाँ पे इनके एक एक वन लाइनर को देखने वाले हैं। कह रहा है संहिता का पूरा नाम भारतीय दंड संहिता है। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसका इस एक्ट का क्या नाम है। तो इस एक्ट का जो नाम है वो है इंडियन पेनल कोड 1860 के नाम से हम इसको जानते हैं। साथियों ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि इसे 6 अक्टूबर को, कब? 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल एट दैट टाइम कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड कैनिंग साहब हुआ करते थे। और 6 अक्टूबर 1860 में लॉर्ड कैनिंग की अनुमति भी प्रदान की गई थी। यहां पर देखिए आपने ये चीज तो ऑब्जर्व कर लिया है कि हाँ इसका नाम क्या है। इसका नाम जो है ये भारतीय दंड संहिता है, 1860 में बना है। साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि 6 अक्टूबर सन 1860 को गवर्नर जनरल, और कौन गवर्नर जनरल एट दैट टाइम थे? तो यही लॉर्ड कैनिंग साहब ही थे। इन्हीं की अनुमति क्या की गई थी? इन्हीं की अनुमति प्रदान की गई थी। इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास नया हमारा इंडियन पेनल कोड आने वाला है। जब हमारे पास नया हमारा इंडियन पेनल कोड आ जाएगा तो इसकी इतनी भारी डिमांड होगी, इतनी भारी डिमांड होगी कि आपसे बार बार इन सभी चीज़ों को, इन सभी क्वेश्चंस को पूछने का काम किया जाएगा। जितने भी आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे, जैसे जुडिशरी की हम बात करते हैं, एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, या फिर कोई भी एपीओ या एडीपीओ कोई भी एग्जामिनेशन आप देंगे, वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। अब यहां पे आप देखिए कह रहा है सन 1860 की, अब हम घटना को देखेंगे कि 1860 में किस प्रकार का घटना घटा था। कह रहा है सन 1860 में पारित होने वाला अधिनियमों में यह 45वां अधिनियम था, जो कि ऑलरेडी मैंने ये चीज आपको बता दिया है कि अगर हम इसके एक्ट नंबर की बात करते हैं साथियों, तो इसका जो एक्ट नंबर था वो एक्ट नंबर
45 था अब इंडियन पेनल कोड का, और यह 1 जनवरी 1862 को क्या हुआ था, लागू भी हुआ था। ये बात भी आपको इसी के साथ साथ जान करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, और बेसिक इंफॉर्मेशन जब हमको पता होगा तभी हम अपने आंसर की मार्किंग अच्छे से कर सकते हैं। यहां पर देखिए कह भी रहा है यह 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। कौन लागू हुआ था, तो हम नहीं लागू हुए थे, आप नहीं लागू हुए थे। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को क्या हो गया था, 1 जनवरी 1862 को लागू हो गया। तो इस प्रकार के जो भी सिंपल लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आगे देखिए, आगे वन लाइनर में आपसे क्या कह रहा है, आगे वाले वन लाइनर में कह रहा है दोस्तों कि संहिता की धारा 1 के अनुसार संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर के पूरे भारत पर है। अब देखिए ये पुरानी बातें आपको बता रहा है, और मैं कह रहा हूं अब से कि जब ये रिपील कर दिया जाएगा, नया एक्ट पारित कर दिया जाएगा, तब इसकी डिमांड बार बार आपको दिखेगी, बार बार आपसे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको रिपील कर दिया जाएगा तो इससे हम लोग हाथ जोड़ लेंगे, बिल्कुल नहीं। तब तो ये और हम लोगों के पीछे पड़ा रहेगा कि क्या कह रहा था, कब पास हुआ था, कैसे पास हुआ था, कितने लोगों ने के द्वारा मिल करके बनाया गया था, क्या एक्ट नंबर था, ये सभी चीज हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, जैसा यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला मामला है। साथियों आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया है। क्या पास किया गया साथियों, तो केंद्र सरकार के द्वारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया है। कब पास किया गया साथियों, तो 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019 को ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, और इसी 31 अक्टूबर 2019 के बाद J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करने के बाद जो भी हमारा कानून था, जो भी सेंट्रल लेवल का कानून था, वो संपूर्ण भारत पर लागू होने लगा। ये जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जम्मू कश्मीर में रणबीर दंड संहिता लागू है। ये था कब था, तो 2019 से पहले था, 31 अक्टूबर 2019 से पहले लागू था। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया, वैसे ही हमारे रणबीर दंड संहिता का स्वाहा हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको जान करके रखने होंगे। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे तो आगे का क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट वन लाइनर को देखिए। नेक्स्ट वन लाइनर कह रहा है कि संहिता के तहत भारतीय न्यायालयों को 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए थे। कौन कौन से क्षेत्राधिकार, तो हमारे पास पता है साथियों कि हम लोग ज्यूरिसडिक्शन पढ़ते हैं, एक व्यक्तिक क्षेत्राधिकार पता था, और दूसरा हमारे पास क्या अधिकार था, एक प्रादेशिक क्षेत्राधिकार था। और इसी 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और यही 2 प्रकार का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था, किसको प्रदान किया गया था साथियों, तो भारतीय न्यायालय को प्रदान किया गया था। अब आप कहेंगे कि इसमें किस टाइप के मैटर्स सुने जाते थे, क्या बड़े लेवल के मैटर्स इसी कोर्ट में सुने जाते थे कि नहीं सुने जाते थे, क्यों इस प्रकार का ही हमको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के ही मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार हमारे न्यायालय को सिर्फ और सिर्फ प्रदान किया गया था। तो इन सभी की कहानी भी हम आगे चल करके देखने वाले हैं। अब यहाँ पे आप व्यक्तिक क्षेत्राधिकार के बारे में देखेंगे कि ये व्यक्तिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, किसको हम कहेंगे व्यक्तिक क्षेत्राधिकार, तो कह रहा है व्यक्तिक क्षेत्राधिकार संहिता की धारा 2 में वर्णित है। सबसे तो पहले आपको ये बता दिया गया कि इसको कहां पे डिफाइन किया गया है। जब हम इंडियन पेनल कोड पढ़ेंगे साथियों, बहुत ही लंबा चौड़ा हमारे इंडियन पेनल कोड को बनाया गया, पूरा का पूरा 511 धारा यहां पे आपको पढ़ने के लिए मिलता है। क्या पता नया जो आपका एक्ट बन रहा है उसमें 511 से कुछ ना कुछ कम धाराएं तो जरूर मिलेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आपको अमेंडेड जरूर देखने के लिए मिलेगा। इस समय के अनुसार बनाया गया है आपका आईपीसी, जो आपका नया आईपीसी ड्राफ्ट किया गया है वो इस समय को देख करके बनाया गया है, इस समय की मांग को देख करके बनाया गया है। ये कब का बना है, तो ये 1860 को देख करके बनाया गया था, क्योंकि 1860 में इसी प्रकार की घटनाएं घटित हुआ करती थी, और इसी प्रकार की घटनाएं अभी भी घटित हो रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉडिंग हो रही है, तमाम प्रकार के टेक्निकल तरीके से अब आपके साथ फ्रॉडिंग हो रही है। तो जब जब टेक्निकल प्रकार से किसी भी प्रकार से आपके साथ फ्रॉड होगा, तब तब नया कानून सरकार को पास करने की आवश्यकता होगी। तो यही बता रहा है कि जो हमारे पास जो क्षेत्राधिकार, जो हमको ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड किया गया था, वो कैसा ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड किया गया था, तो वो साथियों व्यक्तिक ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड किया गया था। और कहां पे हमको बता रखा है, तो भारतीय दंड संहिता की
भारतीय इंडियन पेनल कोड के भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अंतर्गत ये बात हमको बता रखा है। साथ ही साथ कह रहा है कि इस क्षेत्राधिकार के तहत जहां किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय सीन के अंदर कोई अपराध किया जाता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी, संहिता वहां पर लागू होगा। ये बात आप समझ लीजिए। इसी को व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम लोग कंसीडर करते हैं जब हम इंडियन पेनल कोड का धारा नंबर 2 पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 2 को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आपके परीक्षा में व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार की बात करेगा तब आपको धारा 2 पढ़ना है, और जब आपसे प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करेगा तब आपको धारा 3 के अंतर्गत और धारा 4 के अंतर्गत भाग करके जाना है। बस इतनी ही कहानी है इंडियन पेनल कोड की। बस आप सुन लीजिए ये कहानी, और आपको ये एक एक नंबर अपना दे करके जाएगा। जैसे मेहंदी होता है, पिस जाने के बाद आपके हाथ पे छप जाने के बाद रंग छोड़ करके जाता है, उसी तरह आप ये चीज समझ जाएंगे व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार क्या होता है, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, किस धारा के अंतर्गत दिया है। तो ये आपको अपना नंबर दे करके ही जाएगा। इसका मोबाइल नंबर समझिए या आपका सिलेक्शन का नंबर आप समझिए, जो आप समझ सकते हैं वो यहाँ पे आप समझिए। यहाँ पे प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को आप समझिए कि क्या होता है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और किस सेक्शन के अंतर्गत हमको ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो साथियों, जब हम प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो ये हमको भारतीय दंड संहिता की धारा 3 और 4 के अंतर्गत देखने के लिए मोटा मोटा एक टेंटेटिव आइडिया रखिए कि सेक्शन नंबर 3 में भी और सेक्शन नंबर 4 में भी, इन दोनों सेक्शनों में हमको इसका रुझान दिखता है। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की संहिता की धारा 3 एवं 4 में वर्णित किया गया है। इसके अनुसार जहां कोई अपराध भारत की परिसीमा के अंदर घटित होती है, कहां की बात कर रहा है, विद इन इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रही है, भारत की सीमा के परिसीमा के अंदर घटित होती है, चाहे वह नागरिक द्वारा किया गया हो या विदेशी द्वारा, वह प्रादेशिक क्षेत्राधिकार लागू होता है। और अपराधी भारत के भीतर जहां कहीं भी पकड़ा जाएगा उसका विचारण होगा। तो यह चीज आपको जाननी होगी कि किस तरह से विचारण किया जाएगा। इसी को प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है कि जहां पकड़े जाएंगे, अगर वो ऑफेंस कमिट करके आ रहे हैं विदेश में और मुंबई में पकड़े जाते हैं, तो जो उनका ट्रायल कंडक्ट कराया जाएगा वो मुंबई में ही सबसे पहले कराया जाएगा। तो ये चीज आपको जान करके बड़ा अच्छा लगेगा जब आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से फंसाने वाले क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, लेकिन जब आपके परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये चीजें कहां पे दे दिया था, हमने तो इस चीज को देखा ही नहीं था, और देखा भी था तो हमने यहां पे ध्यान नहीं दिया। तो आज आपके ही ध्यान को मैं यहां पे केंद्रित करना चाहता हूं। फिर यहां पर देखिए क्या दे रहा है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बारे में। कह रहा है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, अब गेम फिर पलट रहा है, कह रहा है दिया तो जा सकता है लेकिन इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब किस तरह से 2 भागों में बांटा जा सकता है हम इसको भी देखेंगे कि भाई क्या क्या होता है, कितने तरह से बाइफरकेट किया गया है। एक चीज को, किसी बड़े चीज को थोड़े में काटा, फिर थोड़े में काटा, फिर थोड़े में काटा, अब यहां पे 2 तरह से बांटा गया है। कह रहा है एक अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और दूसरा बरही प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। इसी 2 क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत इसको बांटने का काम किया गया है, अगर हम प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को देखते हैं तो। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है कि अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वह है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सीमा के अंदर भीतर अपराध किया जाता है। मान लीजिए कि आप आ गए हैं भारत में और भारत के ही सीमा में किसी भी प्रकार के आप क्या कर रहे हैं, आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो इस अपराध को क्या माना जाएगा, इस अपराध को अंतः प्रादेशिक अपराध के क्षेत्र के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, जो कि धारा 2 धारा 2 अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। जब आप अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तब साथियों आप धारा 2 के पास जाएंगे, और धारा 2 आपको समझाएगा कि चिंता ना करो, अगर वो सीमा के अंदर, सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का भाई साहब अपराध करते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, धारा 2 के भीतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित उनको दंड दिया जाएगा और उनको दंडित करने का काम किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, कर रहा है बाहर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वह है जहां किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत की सीमा के बाहर अपराध किया जाता है। ऐसे व्यक्ति भारतीय न्यायालय द्वारा विचारित किया और दंडित
किया और दंडित हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कि सीमा के बाहर हैं, आप कहां पे अपराध कर रहे हैं, तो सीमा के बाहर आप अपराध किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भारतीय न्यायालय में विचारित और दंडित भी किया जा सकता है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। जब हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं और सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 के बीच का हम कंटेंट पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा उबाऊ टाइप का तो लगता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना नहीं चाहिए, इस टाइप का होना नहीं चाहिए सिचुएशन। लेकिन क्या करेंगे, जब सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 दिया है, तो सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 का जय जयकार तो होना ही पड़ेगा। आगे देखिए, यहां पे कह रहा है भारतीय परिसीमा के अंतर के तहत भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत किसी भी कोई भी एयरक्राफ्ट हो गया, कोई भी वायुयान हो गया, या भारत की समुद्री सीमा, किसकी बात कर रहे हैं, तो भारत की किसी भी प्रकार की कोई भी समुद्री सीमा हो, वायुमंडलीय क्षेत्र आदि आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत सीमा में आते हैं, तो ये सभी के सभी भारत के ही परिसीमा के तहत काउंट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, अगर रजिस्टरकृत किया गया है, क्या रजिस्टरकृत किया गया है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी पोत, कोई भी वायुयान भारत की समुद्री सीमा में है, तो यह माना जाएगा कि वो किसका है, वो भारत का ही माना जाएगा। साथ ही साथ यहां पे कह रहा है कि स्थानीय विधि, अस्थाई विधि द्वारा परिभाषित अपराध, मार्शल लॉ आदि मामले में संहिता को अपवर्जित किया जाता है। आप सभी लोगों को पता है साथियों कि ये मार्शल लॉ के अंतर्गत अप्लाई नहीं किया जाता है अगर हम इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं। तो ये बातें मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, अगर हम सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 के बीच की कहानी समझाए हैं। तो अब आप देखिए कि अपराध की कुछ परिभाषाओं के बारे में आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि अपराध क्या होता है, अपराध की परिभाषा हमको बताया जा रहा है। सबसे तो पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि सीआरपीसी में जब आप जाएंगे, कहां पर जाएंगे साथियों, जब आप सीआरपीसी में जाएंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जाएंगे, तो सेक्शन नंबर 2(n) कहां पे आप जाएंगे, जब आप उसके डेफिनेशन क्लॉजेस को रीड आउट करेंगे, तो डेफिनेशन क्लॉजेस में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको ऑफेंस के बारे में देखने के लिए मिलेगा। और जब जब आप सेक्शन नंबर 2(n) के पास जाएंगे, तो ऑफेंस आपको कहां पे डिफाइन किया गया है, तो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2 के n क्लॉज में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, आप कहेंगे कि आईपीसी में कहां पर डिफाइन किया गया है। अगर हम ऑफेंस की बात करेंगे तो ऑफेंस हमारे इंडियन पेनल कोड में कहां पर डिफाइन किया गया है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप ऑफेंस देखना चाहेंगे खास करके इंडियन पेनल कोड में, तो धारा 40 के अंतर्गत आपको ऑफेंस देखने के लिए मिलेगा। यहीं पे ऑफेंस को परिभाषित किया गया है। अब आप यहां पे बोर्ड पे आइए और बोर्ड के माध्यम से देखिए। पहले वन लाइनर में कहा जा रहा है कि अपराध वह है जो इस संहिता द्वारा या तत्समय किसी प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय हो, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपराध कहेंगे। दूसरी बात मैंने आप लोगों को यह बताया कि जब जब आप सीआरपीसी में जाएंगे और सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2 को आप ऑब्जर्व करेंगे, वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वहां पे आपको डेफिनेशन क्लॉजेस के अंतर्गत एक सेक्शन देखने के लिए मिलेगा 2(n) और 2(n) में क्या डिफाइन किया गया है, तो यही ऑफेंस डिफाइन किया गया है। और जब आप इंडियन पेनल कोड के सेक्शन नंबर 40 के अंतर्गत आएंगे, तो वहां पे भी आपको ऑफेंस देखने के लिए मिलेगा। कर अपराध, ऑफेंस को संहिता की धारा 40 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अब आप देखिए कि क्या क्या बातें कही जा रही हैं। ऑफेंस और क्राइम, यहां पे नेक्स्ट वन लाइनर देखिए, और नेक्स्ट वन लाइनर में आपसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ऑफेंस और क्राइम दो अलग अलग होते हैं। अगर हम ऑफेंस की बात करते हैं और क्राइम की बात करते हैं, दोनों अलग अलग चीज होती हैं। यह बात आप अपने जेहन में रख लीजिए, क्योंकि जब आपके एग्जामिनेशन में रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे देखने के लिए मिलेगा कि क्या ऑफेंस किसको कहते हैं, साथ ही साथ हम क्राइम किसको कहते हैं, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है कि दोनों को एक ही हम कहते हैं, और जिसको हम ऑफेंस कहते हैं क्या उसी को हम क्राइम भी कहते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, यहां से समझ लीजिए कि दोनों अलग अलग होते हैं, एक कभी नहीं होते हैं। यहां पे देखिए फिर वन लाइनर में कह रहा है कि प्रत्येक क्राइम एक ऑफेंस हो सकता है। अगर हम हर एक क्राइम को कहें तो हर एक क्राइम क्या हो सकता है साथियों, तो हर एक क्राइम जो होता है वो ऑफेंस हो सकता है, किंतु प्रत्येक ऑफेंस क्राइम हो यह जरूरी नहीं है। और यही बात मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता था, यही बात मैं आपको यहां पे समझाना चाहता था। जो बात यहां पर लिखा है, कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्राइम एक ऑफेंस है। जो भी हम क्राइम कर रहे हैं वो क्या है, वो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2(n) के अंतर्गत एक ऑफेंस है, और आईपीसी के सेक्शन नंबर 40 के अंतर्गत भी वो ऑफेंस है। किंतु
प्रत्येक ऑफेंस क्राइम हो यह जरूरी नहीं है। प्रत्येक जितने भी हमने ऑफेंस किए हैं जरूरी नहीं कि वो सभी के सभी क्राइम हो, यह जरूरी नहीं है। और यही आपके रीजन एंड असर्शन बेस्ड एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बनते हैं केनी के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आपका इसकी भी झलक आपको यहाँ पे मिलती है। कब? जब आप अपने इंडियन पेनल कोड को पढ़ते हैं तो इंडियन पेनल कोड को पढ़ते समय आपको सीआरपीसी भी याद आएगा, आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस भी याद आएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी याद आएगा। हर एक सब्जेक्ट आपको इसको पढ़ते समय याद करना है, क्योंकि ये सभी का क्या है, सभी का ये सेंटर है और सेंटर हमेशा याद आता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे केनी की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि केनी के अनुसार, केनी साहब क्या कहना चाहते थे, केनी क्या बताना चाहते थे? कह रहा है केनी के अनुसार अपराध ऐसे दोष हैं जिसमें अनुशासित दंडात्मक होता है। कह रहा है कि अपराध एक ऐसा दोष माना जाता है, एक ऐसा अवगुण माना जाता है जिसमें क्या होता है, जो अनुशासित होता है, जो अनुशस्ति होता है उसको दंडात्मक होती है, और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, तथा यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा। अब केनी साहब को समझिए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के केनी साहब आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। केनी साहब की जब हम बात करेंगे तो केनी साहब का यह मानना है कि अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस कमिट कर दिया गया है तो उस ऑफेंस का सजा आपको कौन देगा, और सजा दे रहा है तो उस ऑफेंस की, अगर मान लीजिए कि आपको उस ऑफेंस के लिए क्षमा करना है तो कौन क्षमा करेगा? तो इसको बाकी कोई तीसरा आदमी क्षमा नहीं कर सकता है, कोई तीसरा आदमी आपको अपराध का आपको दंड भी नहीं दे सकता है। अगर कोई क्षमा भी करेगा और कोई दंड भी देगा तो वो कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेट, आपका सम्राट देगा, और किसी के भी अंदर ये पावर नहीं है। वही बात ये यहाँ पे बताई जा रही है। कह रहा है यदि वह क्षम्य है तो केवल और केवल सम्राट के द्वारा। अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस कमिट कर दिया समाज में तो उस ऑफेंस का सजा कौन देगा? तो उस ऑफेंस का सजा आपका स्टेट देगा। जिस स्टेट में, जिस कंट्री में आप बिलोंग कर रहे हैं उस देश का जो कानून होगा वो सजा देगा, और आपको क्षमा भी देना होगा तो कौन देगा? तो उस देश का सम्राट, उस देश का, अगर सम्राट पहले के जमाने का ये बना है, ये आज के जमाने का आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये 1860 के जमाने का पढ़ रहे हैं, इसीलिए बार बार आपको यहाँ पे सम्राट शब्द देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कौन क्षमा कर सकता है? केवल और केवल सम्राट ही क्षमा कर सकता है। साथ ही साथ अब हम बेंथम को देखेंगे कि बेंथम साहब क्या कहना चाहते हैं। अगर हम बेंथम को देखेंगे तो बेंथम साहब को यहां पर देखिए कि बेंथम जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। बेंथम जी कहना चाहते हैं कि अपराध वह है जिसमें विधानांगों के अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया गया हो। अपराध हम उसको कहेंगे जिसको हम लोग क्या कह दिया, जिसको हम लोगों ने निषिद्ध कर दिया कि भाई ये करोगे तो इसको अपराध की कैटेगरी में माना जाता है। अगर तुम किसी व्यक्ति को मार रहे हो, किसी व्यक्ति का अगर हाथ काट ले रहे हो तो हम ये समझेंगे कि तुमने क्या किया है, तुमने इस व्यक्ति के साथ अपराध किया है। ये बात कौन मान रहा है? तो ये बात बेंथम साहब के द्वारा माना जा रहा है। अगर हम यहीं पे सामंड साहब को देखेंगे कि सामंड साहब क्या कर रहे हैं, तो सामंड साहब अपराध को किस तरह से कोडिफाइड कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं अपराध के बारे में, किस तरह से कहना चाहते हैं कि अपराध क्या होता है, किसको हम लोग अपराध की कैटेगरी में रखते हैं। तो इनका मानना है कि अपराध कानून द्वारा वर्जित समस्त समाज के प्रति एक क्षतिपूर्ण कार्य है, एक लोगों के प्रति क्षतिपूर्ण कार्य नहीं है। मान लीजिए कि आप जिस गली में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, उस मोहल्ले में किसी का कत्ल करके कोई भाग जाता है तो आप देखेंगे पूरा का पूरा महीना भर पूरे के पूरे मोहल्ले के लोग सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं। क्यों डरे रहते हैं? इसलिए डरे रहते हैं कि कहीं वो घटना मेरे साथ भी घटित न हो जाए। इस बात को कौन मान रहा है? इस बात को सामंड साहब मान रहे हैं। सामंड साहब क्या कह रहे हैं? सामंड साहब कह रहे हैं कि अपराध कानून द्वारा वर्जित समस्त समाज के प्रति एक क्षतिपूर्ति है, एक के प्रति क्षतिपूर्ति नहीं है। जिसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ उसके साथ तो क्षतिपूर्ति हुआ ही हुआ, लेकिन ये जो क्षतिपूर्ति है साथियों, ये पूरे के पूरे समाज के साथ क्षतिपूर्ति है, चाहे उसका शिकार कोई व्यक्ति ही क्यों ना हुआ हो। तो ये बात सामंड साहब आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां पर देख लीजिए, ब्लैकस्टोन ने अपनी पुस्तक, ब्लैकस्टोन साहब ये भी बहुत बड़े जूरिस्ट माने जाते हैं। अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो ये भी ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक बहुत बड़े तोप माने जाते हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं ब्लैकस्टोन साहब? तो ये कह रहे हैं कि कमेंट्रीज ऑन दी
कमेंट्रीज ऑन दी लॉज ऑफ इंग्लैंड में अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है। अगर आपको कोई एक्ट दिया गया है, आप उस एक्ट का या फिर कोई भी ओमिशन कर रहे हैं, उस एक्ट का किसी भी प्रकार से अगर आप ओमिशन कंडक्ट कर रहे हैं तो आपका क्या माना जाएगा कि आपने अपराध कमिट किया है। जब जब आप आईपीसी के सेक्शन नंबर 33 को आप पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 32 को आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको एक्ट और ओमिशन का डेफिनेशंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या होता है एक्ट और क्या होता है ओमिशन, कब हमारा एक्ट हमारा ओमिशन करने की वजह से कब वो ऑफेंस में क्रिएट हो जाता है। ये सभी चीजें जब आप सेक्शन नंबर 32 और 33 को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ लगे हाथ सेक्शन नंबर 34 भी पढ़ लीजिएगा। कॉमन इंटेंशन की बात करता है, जहां से एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं और वहां से रेलेवेंट आपको कुछ ना कुछ केस लॉ भी देखने के लिए मिलेंगे। उन सभी चीजों को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ, आपने सेक्शन नंबर 34 पढ़ा, तो सेक्शन नंबर 34 से रिलेटेड कौन कौन से केस लॉ भी आपने ऑब्जर्व किया। अब यहां पर देखिए कीटन के अनुसार, साथियों ये सभी आपके एग्जामिनेशन में आने वाले नहीं है, लेकिन हम इन सभी चीजों को आपके सामने रखने का प्रयास किए थे। अब आप देखिए अपराध के आवश्यक तत्वों की हम बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है अपराध का आवश्यक तत्व। तो अपराध के अगर हम आवश्यक तत्वों की बात करते हैं तो कह रहे हैं अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। विधानमंडल द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य, अगर कोई भी कानून बना करके उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है तो वो क्या हो जाता है, वो अपराध के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। मैंने आप सभी लोगों से यह भी बताया था साथियों कि जो भी कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, ये बाइलिंगुअल लेकर के आ रहा हूं, दोनों लैंग्वेजेस में आपको कंटेंट यहां पे मिलने वाला है। हिंदी में भी मिलेगा, साथ साथ इंग्लिश में भी मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पीडीएफ आपके पास होना ही चाहिए आपके एग्जामिनेशन से पहले रिविजन करने के लिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप नीचे स्क्रॉल कर रहा है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हमारा चैनल है, वहां पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप हमसे इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये आप देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे इंग्लिश का आपको यहाँ पे पीडीएफ देखने के लिए मिल रहा है। जो भी बातें हम लोगों ने हिंदी में बात किया है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन, तो ये सारे के सारे कंटेंट आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों ये था आज का सेशन जो कि मैंने दोनों लैंग्वेजेस में आपके सामने शेयर करने का काम किया। और ये अभी तक जो भी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं साथियों, ये पार्ट फर्स्ट लेकर के आया हूं। अब जो मैं कल आपके सामने एक सेशन लेकर के आऊंगा वो मैं लेकर के आऊंगा और उसका नाम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा पार्ट नंबर 2। तो साथियों ये एक छोटा सा सेशन था जो कि आप ही लोगों के लिए मैं लेकर के आया था। साथियों आप सभी लोगों से एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियोस को, इस लेक्चर को जरूर शेयर करिए, जिससे कि आपके और भी दोस्त यहाँ पे जुड़ सके और इस वीडियो का आनंद ले सके। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।